तो पीरियोडिक टेबल में आज जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और अगर मैं बात करूं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगर हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे रेडियस के बारे में पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, वगैरह वगैरह। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। क्या नाम है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आपको पता है कि सर किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसके बाद बाहर क्या होती हैं? उस एटम की सेल होती है। और आपको पता है सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो सेल है, ये क्या है? वैलेंस सेल। दैट इज द आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, एंड इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब भी कोई मुझसे एटॉमिक रेडियस की बात करता है, या कोई भी एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? सुना ध्यान से, ये दिख रहा है आपको? तो कहां से लेकर के भाई साहब? न्यूक्लियस से लेके, कहां से लेके? न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम, यानी दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन is called atomic radius, is called atomic radius। तो भाई साहब एटॉमिक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को बोल रहे हैं। अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। क्यों नहीं कर सकते सर? उसके दो रीजन हैं। तो अगर हम बात करें, मैं क्या कह रहा था, एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। सर एक्यूरेटली एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते। पहला रीजन इसका क्या है कि भैया एटम की बाउंड्री क्लियर नहीं होती है। आपको कैसे पता कि वैलेंस सेल जो आउटर मोस्ट सेल होगी, ये वो इसी जगह पर होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड के फॉर्म में है। तो एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री कैसे डिटरमाइन करोगे कि भैया ये लास्ट है, यहीं पे खत्म हो गया? तो मतलब क्या होगा,
बाउंड्री ऑफ द एटम इज नॉट क्लियर। क्या नहीं क्लियर है भाई साहब? बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट क्लियर। एटम की जो बाउंड्री है वो क्लियर नहीं है, पहली बात। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि जब आप रेडियस मेजर करोगे तो उसके लिए आपको एक एटम चाहिए होगा। लेट्स से आप हाइड्रोजन की रेडियस मेजर करने जा रहे हो तो आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा, बट सर हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में मिलता है। आपको Cl चाहिए होगा, बट Cl तो Cl2 के फॉर्म में मिलता है। मतलब एटम ज्यादातर कैसे मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। फ्री फॉर्म में आइटम को आइसोलेट करना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से दूसरा कारण बनता है जिसकी वजह से हम एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो दूसरा डिफिकल्टी हमारे लाइफ में क्या है भैया? आइसोलेशन ऑफ एटम। आइसोलेशन ऑफ एटम, एटम को आइसोलेट करना क्या है? डिफिकल्ट है। आइसोलेशन ऑफ एटम इज डिफिकल्ट। तो भाई साहब हम एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर सकते या एक्यूरेटली तो मेजर नहीं कर सकते, तो मेजरमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट लगभग आंसर सेम होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन में समझ लो हम करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ होंगे और अलग अलग तरीके की रेडियस होंगी। तो पहले इतने समझे कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हम उसको एक्यूरेटली मेजर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले पेज पे चलो। तो अगर हम बात करें, जब आपको ये बात समझ आ गई तो भैया हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होती है ना, कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। एग्जैक्टली तो हम मेजर कर नहीं पा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस के कुछ क्या होते हैं? टाइप्स। और वो टाइप्स क्या क्या हैं इसको देखते हैं। अगर हम एटॉमिक रेडियस के टाइप की बात करें तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो है कोवैलेंट रेडियस। कौन सा रेडियस? कोवैलेंट रेडियस। जो दूसरा टाइप आता है उसे बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। कौन सी रेडियस? मेटेलिक रेडियस। और जो तीसरा टाइप आता है उसे बोलते हैं वैंडर वॉल रेडियस। कौन सी रेडियस? वैंडर वॉल। और जो चौथा टाइप हमारे पास है उसे बोलते हैं आयोनिक रेडियस। कौन सी रेडियस? आयोनिक। अब ऑब्वियसली कोवलेंट रेडियस कहां मिलेगी? जो लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते होंगे। और आयनिक रेडियस कहां मिलेगी? जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक रेडियस जहां मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और वैन डर वाल रेडियस जो भैया कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसे हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात? तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस के टाइप हो गए। तो सबसे पहले इनमें से हमें जो पढ़ना है वो है एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस। बट एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक रेडियस के अंदर कोवेलेंट रेडियस पढ़ना है। और अगर हम कोवेलेंट रेडियस को स्टार्ट करें तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमें समझनी है, तो उसको समझेंगे। ठीक है, और वो बातें क्या है? चलो, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड से लिखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड ऐसे इफेक्टिव लिख देंगे। एंड शील्डिंग इफेक्ट, एंड शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं।
अब ये 3 टर्म है जिसको हमें समझना है। कितने टर्म्स? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एंड देन लास्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई साहब, इसको समझते हैं। आप सबको पता ही है कि हमारे पास सेंटर में जो होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद ये पहली शेल, उसके बाद जो है ये हमारी है दूसरी शेल, और ये हमारी है 3 शेल से तो काम चल जाएगा हमारा। अब यहाँ सेंटर में मैं प्लस साइन लगा रहा हूं ताकि पता चले भैया ये न्यूक्लियस। ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे बाहर कौन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बैठा हुआ है सबसे बाहर। ठीक, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी मैं ये 3 बना रहा हूं, वैसे तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद वाले में 8, बट अभी हम 3 ही बना रहे हैं मतलब कुछ समझने के लिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जो न्यूक्लियस है वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है ये। तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों भाई साहब, क्योंकि न्यूक्लियस पे है प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है माइनस का चार्ज, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर न्यूक्लियर चार्ज जेड के नाम से जान। ठीक है, लेकिन सुनना, न्यूक्लियस तो चाहता है कि कौन आए, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा अंदर आ जाए, यानी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है सबसे, वो तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर से, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये चाहते हैं भैया ये ना आए इधर, ये चाहते हैं ये ना। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज। तो इनर इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहते कि आउटर इलेक्ट्रॉन अंदर आए, आउटर इलेक्ट्रॉन अंदर आए, तो ये क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो मतलब इन पे भी एक बढ़िया क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, शील्डिंग। और इस फेनोमेना को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। जो वैलेंस सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसको रिपेल कौन कर रहा है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ शील्ड की तरह बना लेते हैं। देखो पुराने जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए सब जाके शील्ड लेके चारों तरफ ऐसे देखा होगा। नॉर्मल में पुलिस वाले में भी कभी अगर अटैक वगैरह होता है तो शील्ड लगा के चलते हैं। तो मतलब चारों तरफ से एरिया को क्या कर लिया, घेर लिया और शील्ड लगा दिया ताकि वही अंदर एंटर ना कर पाए। वैसे ही ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो चारों तरफ एक बाउंड्री, एक स्क्रीन या बोलो एक शील्ड बना लेते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकते हैं। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर 2 तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। कितने तरीके के फोर्सेस, 2 तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। अब वो 2 तरीके के फोर्सेस कौन कौन से हैं, पहले तो ये टाइप को इधर से
यहाँ क्लोज करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको भाई साहब दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जेड है, यानी न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। ये अट्रैक्ट कर रहा है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, शील्डिंग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। किससे बोल रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये दोनों फोर्स कर रहा है। सही बात है। अब आप बताओ मुझे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो भैया ये परेशान जीवन में कि मैं क्या करूं, मेरे साथ अंदर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ठीक है, समस्याएं हैं इसके पास। तो भाई साहब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जब दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर हमें ये निकालना हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या महसूस कर रहा है, तो ये देखना पड़ेगा दोनों फोर्स में पावरफुल कौन है। क्योंकि अगर रिपल्सन पावरफुल हुआ तो भैया ये तो बाहर चला जाएगा, धक्का मार के निकाल देंगे अंदर वाले। लेकिन अगर अट्रैक्शन पावरफुल हुआ तो ये धक्का तो मारेंगे लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत अंदर की तरफ हो सकता है आ जाए। सही बात है। यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रहेगा। तो अगर हम बात करें तो अब हमारे पास रोल आता है किसका, जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव का क्या है, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सपीरियंस्ड बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है उसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो अगर मुझे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे करूंगा, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, शील्डिंग इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होता है जब ये जो रिपल्सन हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक्चुअली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसमें से रिपल्सन को माइनस कर दें तो बचा हुआ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होगा जो किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। अगर हम बात करें सिग्मा को हम शील्डिंग कांस्टेंट के नाम से, वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बट इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू निकालने के कुछ रूल्स हैं बट हमें वो रूल्स अभी नहीं पढ़ने हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जेड इफेक्टिव क्या है, अगर न्यूक्लियर चार्ज में से यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से रिपल्सन वाले फोर्स को माइनस कर दो तो जो आता है उसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। एक्चुअल में कितना चार्ज या कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है किसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसे हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैंने बताया शील्डिंग, शील्डिंग क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, दैट इज शील्डिंग। इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना क्या है, शील्डिंग। क्लियर बात। तो इतना एक बार आप बनाओगे, लिखोगे और आगे चलते हैं फिर। तो अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो शील्डिंग इफेक्ट की क्या क्या होता है भैया, रिपल्सन ऑफ, रिपल्सन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना किसके द्वारा, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की या स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी सबसे बढ़िया
स्क्रीनिंग या शील्डिंग कौन करता है? एस, फिर पी, सबसे खराब डी और उससे भी खराब। तो अगर हम बात करें डी और एफ जो है, याद रखना ये होते हैं पुअर स्क्रीनर, मतलब इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा खराब होता है। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा खराब। आई थिंक आप यहां तक समझ गए कि शील्डिंग इफेक्ट में एसपीडी किसका ज्यादा किसका कम, एंड देन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जेड इफेक्टिव को तो डेफिनेशन वहीं लिख दिया था, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। तो अब हम बात करें अगर, तो हमारे पास पहला टॉपिक जो शुरू होता है रेडियस के अंदर, उसका नाम है कोवेलेंट रेडियस। चलो तो हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि सर हम एग्जैक्टली एटम की रेडियस तो मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो कोवेलेंट रेडियस में क्या करेंगे? आप मुझे बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो भाई साहब मेरे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, सही बात है, और ये एक दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इस एटम का नाम क्या है? ए है। क्या नाम है इस एटम का? ए। भैया इसका न्यूक्लियस यहां है और इसका न्यूक्लियस यहां। ये एटम ए और ये दूसरा भी एटम ए। तो मतलब जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है? होमो एटॉमिक, मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बना है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम के बीच में। अब इधर देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो जब ये बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? यहां। सही बात है ना, ये वाला है शेयरिंग वाला रीजन। अब अगर मैं यहाँ बॉन्ड को आपको दिखाऊं तो भैया यहां से लेकर के यहां तक ये होगी इसकी बॉन्ड लेंथ। सही बात है, मतलब इस एक एटम के न्यूक्लियस से इस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए ए। बोल सकता हूं ए और ए के बीच में क्या है? डिस्टेंस। क्लियर बात? ठीक है सर, ए और ए की डिस्टेंस है। मुझे निकालना था क्या? रेडियस। डिस्टेंस थोड़ी निकालनी थी, क्या निकालना था? रेडियस। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि इस डिस्टेंस को बीच में से डिवाइड कर दूं हाफ? अगर मैंने इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया तो यही क्या होगी मेरी? यही क्या होगी मेरी? एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी इस एटम की, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हाफ कर दूं तो इधर वाला मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक, दैट इज रेडियस ऑफ ए। वैसे इधर वाला भी ए ही है, तो ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ ए हो। इसका मतलब जो डी ए ए है, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। सही बात है। और अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी थी तो मैंने क्या किया? आर ए इज इक्वल टू डी ए ए डिवाइडेड बाई 2। भैया 2 से डिवाइड कर दिया, बीच में से हाफ कर दिया, तो मुझे क्या मिल गई? रेडियस मिल गई। और ये जो रेडियस मिल के आई है, इस रेडियस को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। क्लियर बात? आई थिंक इतना तो समझे होगे कि सर कोवैलेंट रेडियस क्या होती है और मेजर कैसे कर रहे हैं। पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड बनना जरूरी है कोवैलेंट रेडियस के लिए, और फिर उस कोवैलेंट बॉन्ड में न्यूक्लियस के बीच के दोनों एटम के डिस्टेंस मेजर करो, उसका आधा कर दो, क्या मिल जाएगा? कोवैलेंट रेडियस। तो मतलब अगर डिफाइन करने जाऊं तो कैसे करूंगा? हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा लेना है? होमो एटॉमिक लेना है, मतलब ए की बॉन्डिंग ए के साथ, सीएल की बॉन्डिंग सीएल के साथ, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से करवानी। और उस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एटॉमिक रेडियस मिल जाएंगे। और आपको ये बात पता ही है कि कोवेलेंट रेडियस है तो यहाँ क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और सुनो, मैंने बोला भैया कोवेलेंट बॉन्ड सब तो नहीं बनाते। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे जो ग्रुप नंबर 1 और 2 इधर के एलिमेंट्स हैं, जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पी ब्लॉक वाले मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड तो सब नहीं बनाते ना। तो जो लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी रेडियस जो मेजर की जाती है वो कोवेलेंट रेडियस होती है। जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे उनकी जो रेडियस मेजर की जाएगी वो आयनिक रेडियस। तो अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट रेडियस जनरली हम किसकी मेजर करते हैं? भैया नॉन मेटल की। किसकी? मोस्टली और नॉन मेटल्स। किसके लिए होता है? नॉन मेटल्स के लिए। या अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक बोल सकते हो। वैसे पूरे पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मैंने बोला मोस्टली, ये जरूरी नहीं कि हर बार यही हो। ज्यादातर केस में नॉन मेटल की कोवेलेंट रेडियस ही हम मेजर करते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है जनरली वो कैसा बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वहां की जो रेडियस मेजर की जाती है वो कौन सी रेडियस होती है? मोस्ट ऑफ द केस में कोवेलेंट रेडियस ही होती है। क्लियर बात? तो यानी हमें पता चला कि सर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, उसे आप क्या बोल दोगे? कोवेलेंट रेडियस बोल दो। क्या बोल दोगे? कोवेलेंट रेडियस बोल दोगे। इसको भी नोट डाउन कर। अब हमारे पास जो अगली रेडियस हमें पढ़नी है बच्चे, दैट इज मेटेलिक रेडियस। कौन सी पढ़ेंगे? मेटेलिक रेडियस। ठीक है ना? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस half of the internuclear distance between the adjacent metal atom in crystal lattice। इन क्रिस्टल lattice। तो सबसे पहले मेटेलिक रेडियस के लिए भैया मेटेलिक बॉन्ड बनना चाहिए, और मेटेलिक बॉन्ड आपने पढ़ रखा है। और अगर मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली बताऊं तो जैसे मान लिया ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस, इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे एटम टाइटली पैक्ड होंगे। मतलब समझ लो पैकिंग कर रहे हैं एटम के, और कुछ नहीं इसमें। तो कॉपी करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड में मैंने क्या बताया था कि जो मेटल होते हैं वो जो ये बीच में स्पेस दिख रही है, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं।
और फिर सबको ये लगता है कि भैया ये मेरा और ये मेरा, और ये मेरे और मेरे के चक्कर में ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी बॉन्डेड हो जाएंगे। और इनके इस बॉन्डिंग की वजह से, यानी ये जो बॉन्डिंग है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इस मेटालिक बॉन्ड के अंदर जो रेडियस होती है उसे क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस बोलते हैं। इसको हम क्रिस्टल लैटिस, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल, यानी बहुत सारे एटम। अब सुनना, मुझे यहाँ मेटालिक रेडियस देखनी है, तो कैसे देखेंगे, ये है मेरा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। एंड इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक, क्या होगी, डिस्टेंस। या मैं अगर यहाँ नीचे भी ले रहा हूँ तो ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच ये क्या होगी, डिस्टेंस। एंड इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको डी मान लूँ तो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस का आधा, तो मतलब रेडियस क्या हो जाएगी मेटल की, यानी मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में क्या हो जाएगी, तो वैसे डी की जगह मैं एक काम करता हूँ, डी पहले लिया था, मैं एक्स मान ले रहा हूँ अभी। क्या मान ले रहा हूँ, एक्स। मान लिया डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 2 होगा। सही बात है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कंपेयर करने जाऊं किसको, मेटालिक रेडियस को कोवेलेंट के साथ, तो जो जिस एटम की मेटालिक रेडियस होगी वो मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगी। क्यों भाई साहब, बताएगा कोई, क्योंकि वहां देखो ओवरलैपिंग हो रही थी, तो भैया जब ओवरलैपिंग हो रही थी तो एक एटम ऐसे दूसरे को ओवरलैप कर रहा था, एक ऑर्बिटल, ऑब्वियसली अब ये डिस्टेंस जो होगी वो छोटी होगी, यहां तो बस टच कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो डिस्टेंस का हाफ भी तो ज्यादा आएगा। सही बात है। इसका मतलब मेटालिक रेडियस आयनिक रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, बिकॉज नो ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। भैया ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, इसीलिए। क्लियर बात। और एक चीज समझोगे, जो मेटालिक रेडियस होती है बच्चे, मेटालिक रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मेटालिक बॉन्ड के। यानी जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा रेडियस क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। और एक और चीज बताऊं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइडिया कुछ। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और याद करो ऐसे डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरते थे ना, जैसे मान लिया पी है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 3 भर दिए, सारे इलेक्ट्रॉन खाली खाली है, पेयर नहीं है, तो इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा, और रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब मेटेलिक बॉन्ड और नंबर ऑफ अनपेयर्ड में डायरेक्ट रिलेशन है, और रेडियस के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन। तो ये मेटेलिक रेडियस को भी नोट डाउन करिए। अब हमारे पास जो आगे आता है उसका नाम है वैंडर वॉल रेडियस, वैंडर वॉल रेडियस। अगर हम बात करें, ये मोस्टली किसके लिए होती है, और नोबल गैसेस, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए, एंड नॉन बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, बस एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ड्यू टू वीक
वैंडर वॉल फोर्सेस एटम्स कम क्लोजर, एटम कहाँ जाएंगे, पास पास। और जब पास पास आएंगे तो हाफ उनके डिस्टेंस की, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियस। और एक बात बताऊं मैं आपको, नोबल गैसेस के पास सिर्फ वैन डर वाल रेडियस होती है, मतलब बाकी सब हैं, हो सकता है किसी के पास आयनिक के साथ कोवेलेंट रेडियस भी हो, मेटेलिक के साथ आयनिक रेडियस भी हो, लेकिन नोबल गैसेस के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेडियस होती है, वैन डर वाल। नोबल गैसेस हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस, हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस। इसके पास सिर्फ वैन डर वाल रेडियस होती है। कितनी बात समझे, आप सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें वैन डर वाल रेडियस की, तो इसको समझना, भैया मेरे पास ये एक एटम है, अब बताओ ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। मैंने ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने आपको क्या समझाया है, ये हो सकता है किसी दो एटम के बीच में हो, और ये हो सकता है किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, वो मॉलिक्यूल्स नॉन बॉन्डेड होने चाहिए, और अगर नोबल गैसेस है तो वो एटम कैसे होने चाहिए, नॉन बॉन्डेड होने चाहिए, मतलब केमिकल बॉन्ड उनके बीच नहीं होना चाहिए। तो सुना ध्यान से, आपको पता है ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और इनकी जो रेडियस होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। कौन सी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ करूं, कहां चला गया, हाँ, अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो यहां से जो रेडियस निकल के आई है कौन सी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। और इसका भी हाफ कर दूं तो ये भी क्या होगी, कोवेलेंट। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो क्या है, आर ए, मतलब बोल सकते हो। अच्छा चलो मान लेता हूं मैं ये सीएल था, क्या था ये, सीएल है, ये भी सीएल यानी सीएल2, ये भी सीएल है और ये भी सीएल, समझ गया, तो सीएल2 बन जाएगा। आर सीएल की रेडियस होगी, यानी क्लोरीन की रेडियस हो गई, किसकी हो गई, क्लोरीन की रेडियस, ठीक है। ये भी किसकी रेडियस होगी, आरसीएल की होगी। लेकिन सुनना, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज और, वो क्या है, ये दोनों एटम जब पास पास आएंगे ना तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैन डर वाल्स। और दोनों थोड़ा आप एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां, इसका आधा अगर हम करेंगे तो इसका हाफ करने पर जो रेडियस आती है वो आती है कौन सी रेडियस, कौन सी रेडियस आती है, वैन डर वाल रेडियस आती है। अच्छा एक और बात, अगर मान लिया ये जो डिस्टेंस थी x थी और ये डिस्टेंस क्या है, y, तो अगर मैं वैन डर वाल रेडियस निकालने जाऊं, क्या निकालने जाऊं, वैन डर वाल रेडियस, तो किसका हाफ करूंगा, y का, यानी y/2। सही बात है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, y है। अगर मैं कोवेलेंट रेडियस निकालूं तो किसका हाफ करूंगा, x का। आप मुझे यहां बताओ जल्दी से, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस में बड़ा कौन होगा, वैन डर वाल। भाई मेटेलिक में सिर्फ टच कर रहे थे, कोवेलेंट में ओवरलैप कर रहे थे, वैन डर वाल में तो दूर दूर है, कहां है, दूर दूर है। सबसे ज्यादा रेडियस किसी होगी, वैन डर वाल की होगी। अगर मैं बात करूं ना तो वैन डर वाल रेडियस जो होती है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 2 इंटू में कोवेलेंट रेडियस, समझ रहे हो ना, ट्वाइस है,
यानी लगभग डबल होती है किसके, कोवेलेंट रेडियस। किसके डबल होती है, कोवेलेंट रेडियस। और ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और अगर हम ऑर्डर पूछ ले भैया कौन ज्यादा कौन कम, तो सबसे बड़ा कौन होगा, वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस के बाद कौन आएगा, मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक रेडियस के बाद कौन आएगा, कोवेलेंट रेडियस। क्लियर बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो अगर किसी की वैन डर वाल रेडियस है तो उसमें कोई संदेह नहीं करना है भैया, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर किसी की मेटेलिक है और कोवेलेंट है तो भी देख लेना, मेटेलिक हमेशा बड़ा आएगा किससे, कोवेलेंट से। क्लियर बात। तो आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करो। हो गया। तो अब चलते हैं अगली पे। और क्या है, आयोनिक रेडियस। कौन सी रेडियस है, आयोनिक रेडियस। अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करूं तो भैया आयंस की रेडियस को ही आयोनिक रेडियस बोलेंगे। अब यहां पर मेरे पास दो तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। तो भैया आयनिक रेडियस भी दो तरीके की होगी, एक कटायनिक रेडियस और एक क्या हो जाएगी, अनायनिक। क्लियर हुई बात। सर कटायन कब बनता है, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है, कटायन। मतलब मान लिया मेरे पास सोडियम है, इसने क्या किया, Na+ बनाया, तो क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। और इसकी जो रेडियस होगी उसे क्या बोलेंगे, कैटायनिक रेडियस। क्या बोलेंगे, कैटायनिक रेडियस। अब एक बात और सुनना, अगर बात करो ये कौन है, कटायन है, तो मतलब रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन हमेशा छोटी होगी किससे, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। और कंडीशन ये है, अच्छा न्यूट्रल की जगह मैं ऐसे बोल सकता हूं पेरेंटल एटम, ज्यादा बढ़िया रहेगा। किससे, पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब क्या हुआ, जिससे कटायन बना है। भैया पहले कौन था, सोडियम था ना, सोडियम पेरेंट एटम है, इसी ने तो Na+ बनाया है। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ Na+ जो होगा वो कम होगा किससे, रेडियस ऑफ Na। तो पहली बात तो ये क्लियर करना है, ये क्वेश्चन आता भी है और कई बार पूछते हैं कि जो कटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से उसकी रेडियस क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। क्यों होती है छोटी, आप एक बार खुद सोचो। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रॉन लूज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया है। तो भैया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो न्यूक्लियस उन कम इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा होगा। और अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब एक सिंपल शब्दों में मैं अगर बात बताऊं तो सुनना ध्यान से, जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। किसके, पॉजिटिव चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज। ये आप चाहो तो जहां मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया वहां भी लिख सकते हो। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना मतलब साइज डिक्रीज करना, साइज क्या करना, डिक्रीज करना। तो यहां आप क्या बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज
ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट इट अट्रैक्ट outer electron and size decreases और क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज करता है। साइज कम हो जाएगा तो भाई रेडियस भी तो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम जाते हैं कहां पर, अनायन के केस में, तो अनायन वाला केस क्या, जैसे मान लिया Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, Cl माइनस। तो अनायन कब बनता है भैया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो ये क्या है, अनायन है। वैसे अगर कभी दिक्कत हो, अनायन नेगेटिव भूल जाते हो, तो ए अनायन में देखो, ए नेगेटिव आयन, अनायन के नाम में क्या है, ए नेगेटिव आयन। तो मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां अगर हम बात करें तो आर जो होगा अनायन का, यानी रेडियस जो अनायन की होगी वो ग्रेटर देन होगी रेडियस किसकी, पेरेंट से, होगी ना। तो यानी अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, अब आपको पता है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो शील्डिंग बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैटर्न यही लगेगा भैया। कैटायन की अगर क्या बात करें, जेड इफेक्टिव यही सेम है। यही अगर मैं वहां कॉपी पेस्ट कर दूं, दो बार नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बात तो वही लग रही है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज जेड इफेक्टिव कम तो साइज बढ़ जाएगा। और अगर साइज बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर जेड इफेक्टिव कम तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। और अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेडियस Cl माइनस की लूंगा तो ये ज्यादा होगा किससे, रेडियस ऑफ Cl, रेडियस ऑफ Cl से। क्लियर बात, इतनी बात समझे। छोटी सी बात और समझ लो तो खत्म करते हैं इस टॉपिक को। इधर देखना, इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं रेडियस किसकी निकाल रहा हूं, अनायन की, तो रेडियस ऑफ अनायन ज्यादा होगी रेडियस किससे, न्यूट्रल एटम से, और इसकी कम होगी किससे, कैटायन। और इंपॉर्टेंट बात, ये सब वैलिड तब है जब आप एटम सेम ले रहे हो। किसके लिए, फॉर सेम एटम, और सेम एटम। एग्जांपल दो, देखना। जैसे मैंने लिया I माइनस आई और I प्लस। आप बताओ, आयोडीन यहाँ माइनस में है, न्यूट्रल है, आयोडीन प्लस में है, तो इस केस में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, माइनस की, उससे कम किसकी, न्यूट्रल की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, प्लस। आप और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे मान लिया Cl माइनस Cl और Cl प्लस, तो क्या होगा, रेडियस सबसे बड़ी किसकी, क्लोरीन माइनस की, उससे छोटी क्या, न्यूट्रल वाले की, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, कैटायनिक पॉजिटिव वाली। क्लियर बात। तो ये हो गया आयनिक रेडियस का टॉपिक। अब इसमें रेडियस का जो ट्रेंड वगैरह है कि ऊपर से नीचे जाने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे रेडियस में क्या पैटर्न फॉलो होता है, ये सब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास।